तो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको वेरिएशन इन क्रोमोसोम्स नंबर में जो बताया था, इसमें प्लॉइडी के बारे में बताया था। प्लॉइडी में यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी के बीच में डिफरेंसेस भी बता दिए थे। और प्लॉइडी फर्दर डिवाइडेड इनटू मोनो, डिप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, ऑटो पॉलीप्लॉइडी एंड एलो पॉलीप्लॉइडी, aneuploidy, hypoploidy and hyperploidy. Hypoploidy divided into monosomy and nullisomy, hyperploidy, trisomy and tetrasomy. ये मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस कर लिया था। एन्यूप्लॉइडी में वहां पे बता रही थी आपको, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं फिर। Aneuploidy, an aneuploid individual from which one chromosome pair is missing. जब क्रोमोसोम का एक पेयर मिस होता है तो उसे हम नलिसोमी कहते हैं, या फिर सिंगल क्रोमोसोम मिस होता है तो उसे मोनोसोमी कहते हैं। डबल मोनोसोमी में जब 2 क्रोमोसोम मिसिंग होते हैं, दैट मीन्स 1 - 1, तो इसका मैंने आपको लास्ट क्लास में ये टेबल भी डिस्क्राइब किया था, जहाँ पे ये वाली फॉर्म थी डबल मोनोसोमी। मोनोसोमी में जब एक सिंगल क्रोमोसोम, एक पेयर में से एक सिंगल क्रोमोसोम मिस होगा तो मोनोसोमी, और अगर 2 बार सिंगल सिंगल क्रोमोसोम मिस होगा तो डबल मोनोसोमी। ट्राइसोमी में जब एक क्रोमोसोम ऐड होगा ट्राइसोमी। डबल ट्राइसोमी में जब सिंगल सिंगल क्रोमोसोम आकर ऐड होगा तो डबल ट्राइसोमी। टेट्रासोमी में जब एक पेयर 2 क्रोमोसोम्स मिस होंगे, 1 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आके इसमें ऐड होगा टेट्रा में, तो टेट्रासोमी। यूप्लॉइडी, नंबर ऑफ जीनोम और कॉपीज ऑफ अ सिंगल जीनोम मोर और लेस देन 2। मोनोप्लॉइडी में जब पूरा एक्स एक मतलब एक क्रोमोसोम है तो मोनोप्लॉइडी। हैप्लॉइडी में एन यानी कि सिंगल। यूप्लॉइडी डिवाइडेड इनटू ऑटो एंड एलो। ऑटो यानी कि ऑटो में ऑटो ट्रिप्लॉइडी, ऑटो टेट्राप्लॉइडी, ऑटो पेंटा, ऑटो हेक्सा। ऑटो ट्रिप्लॉइडी में 3, टेट्रा में 4, पेंटा में 5 और हेक्सा में 6, ऑक्टा में 8 क्रोमोसोम। तो ये डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में क्लियर कर दी थी। स्टार्ट करते हैं हम यूप्लॉइडी से। यूप्लॉइडी में इन यूप्लॉइडी क्रोमोसोम नंबर इज एन एग्जैक्ट मल्टीपल कॉपी ऑफ बेस और जीनोमिक नंबर। यूप्लॉइडी के अंदर जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं वो एग्जैक्ट मल्टीपल कॉपीज में होते हैं। जो बेस क्रोमोसोम है उनकी एग्जैक्ट मल्टीपल कॉपीज में होते हैं या जीनोमिक नंबर में होते हैं। यूप्लॉइडी सबसे ज्यादा कॉमन होती है पॉलीप्लॉइडी के अंदर। यूप्लॉइडी इज मोर कॉमनली नोन एज पॉलीप्लॉइडी, और यूप्लॉइडी को ज्यादातर पॉलीप्लॉइडी के नाम से हम जानते हैं। When all the genome present in polyploidy species are identical, it is known as autopolyploidy. जितने भी प्लॉइडी के अंदर जितने भी जीनोम प्रेजेंट होते हैं किसी स्पीसीज में, अगर प्लॉइडी प्रेजेंट है, प्लॉइडी हो रही है, दैट मीन्स क्रोमोसोम में चेंजेस हैं और वो क्रोमोसोम के चेंजेस आइडेंटिकल हैं, तो उसे हम ऑटोप्लॉइडी बोलेंगे, और इस सिचुएशन को ऑटोपॉलीप्लॉइडी बोलेंगे। लेकिन एलो पॉलीप्लॉइडी में जब 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट क्रोमोसोम, अलग अलग जीनोम्स प्रेजेंट है, तो उसे हम एलो पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। अगर जीनोम आइडेंटिकल है, चेंजेबल जीनोम, तो उन्हें हम ऑटो पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं, और अगर वो जीनोम आइडेंटिकल नहीं है तो उन्हें हम एलो पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। यूप्लॉइडी में 3 पॉलीप्लॉइडी हो सकती हैं। 3 ट्रिप्लॉइडी, 3 को ट्रिप्लॉइडी के फॉर्म में बोलते हैं, 4 को टेट्राप्लॉइडी के फॉर्म में बोलते हैं, 5 को पेंटाप्लॉइडी बोलते हैं, 6 को हेक्सा बोलते हैं, 7 को हैप्टा और 8 को ऑक्टाप्लॉइडी बोलते हैं। या इससे भी ज्यादा समटाइम सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर बन सकते हैं। ऑटोपॉलीप्लॉइडी में दे आर नोन एज ऑटोट्रिप्लॉइडी। अगर जैसे कि यहाँ पे हमारे बेस क्रोमोसोम्स नंबर अगर 3 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हैं तो ट्रिप्लॉइडी, 4 हैं तो टेट्रा,
5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा एंड सो ऑन। अगर ये केस हमारा ऑटो पॉलीप्लॉइडी में आता है, ऑटो मतलब जिसमें जीनोमिक नंबर आइडेंटिकल है, चेंज तो हो रहे हैं लेकिन आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं, तो इसे इस केस को हम बोलेंगे ऑटो ट्रिप्लॉइडी, ऑटो टेट्रा, ऑटो पेंटा, ऑटो हेक्सा, ऑटो हेप्टा, ऑटो ऑक्टा एंड सो ऑन, इसी टाइप से आगे बढ़ते जाएंगे। जबकि इन केस ऑफ एलो पॉलीप्लॉइडी दे आर टर्म्ड एज, अगर एलो पॉलीप्लॉइडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं ट्रिप्लॉइडी में, टेट्रा में, पेंटा में, हेक्सा में, तो उसे हम बोलेंगे एलो ट्रिप्लॉइड, एलो टेट्रा, एलो पेंटा, एलो हेक्सा, एलो हेप्टा एंड एलो ऑक्टाप्लॉइडी एटसेट्रा। अब एलो पॉलीप्लॉइडी, ऑटो पॉलीप्लॉइडी, उसके बाद आता है एम्फीप्लॉइडी, ठीक है, ओलो, ऑटो और एम्फी। अभी मैं आपसे 5 मिनट के अंदर अंदर ये भी पूछूंगी कि लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑटो और एलो की क्या क्या डेफिनेशन बताई थी, वो डेफिनेशन याद करके रखना। एम्फीप्लॉइडी is an alloploidy that has 2 copies of each genome present in it. एम्फीप्लॉइडी एलोप्लॉइडी होती है जिसमें 2 कॉपीज, प्रत्येक जीनोम की 2 कॉपीज प्रेजेंट होती है एंड इट इज बिहेव लाइक अ डिप्लॉइडी ड्यूरिंग मियोसिस, और मियोसिस के टाइम पर डिप्लॉइड की तरह बिहेव करती है। एम्फीप्लॉइडी ओलो पॉलीप्लॉइडी है। ऑटो में तो जो जीनोम होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं, मतलब आइडेंटिकल जीनोम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एलो में आइडेंटिकल नहीं होते, डिफरेंशिएबल होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो जो एम्फीप्लॉइडी होती है वो एलोप्लॉइडी होती है जिसमें प्रत्येक जीनोम की 2 कॉपीज प्रेजेंट होती हैं और डिप्लॉइड की तरह बिहेव करती है मियोसिस के टाइम पर। एम्फीप्लॉइडी इज एन ओलोपॉलीप्लॉइडी, ये सेंटेंस रिपीट हो गया है यहाँ पे। अ सेगमेंटल एलोपॉलीप्लॉइडी कंटेन 2 और मोर जीनोम। जो एलोपॉलीप्लॉइडी में 2 या 2 से ज्यादा जीनोम प्रेजेंट होते हैं विच आर आइडेंटिकल विद ईच अदर एक्सेप्ट सम माइनर डिफरेंसेस, कुछ डिफरेंसेस ही उसमें अलग होते हैं और उन्हीं डिफरेंसेस की वजह से हम उन्हें डिफरेंट जीनोम प्रेजेंट इन सेम स्पीसीज भी बोलते हैं। वेरियस एन्यूप्लॉइडी मोनोजोमी, एन्यूप्लॉइडी मोनोजोमी जैसे कि टोबैको, वीट और ओट, इनमें एन्यूप्लॉइडी मोनोजोमी देखने को मिलती है, दैट मीन्स इन प्लांट्स में क्रोमोजोम चेंजेस होते हैं। ट्राइजोमी डिप्लॉइडी स्पीसीज में देखने को मिलती है, जैसे धतूरा, मेज, बाजरा, टोमेटो, इन सब में ट्राइजोमिक जो क्रोमोजोम नंबर चेंजेस हैं वो होते हैं, नेचुरल भी होते हैं। राई के अंदर चेंजेस आते हैं, पी के अंदर। these are most commonly used in genetic studies। मॉलिक्यूलर बिहाव पे इन प्लांट्स के अंदर जो प्लॉइडी है वो चेंज हुई है और इनके ऊपर मॉलिक्यूलर चेंजेस करके इन स्पीसीज की स्टडी की गई है। Nalizomic are variable in few highly ploidy species, wheat and oats। Wheat and oats में nalizomy देखने को मिली है। They are not viable even in tobacco, which is an tetraploidy। Trisomic is known as primary trisomic if the extra chromosome is the same as one of the haploid genome, that is it is not modified। ट्राइजोमी क्या था, हमने अभी लास्ट जब ये हमारी जो टेबल थी, इस टेबल के बिहाफ पे सबसे पहले जब भी आप मोनोजोमी, ट्राइजोमी, यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी के बीच में डिफरेंसेस करो तो मेन इस टेबल को स्टडी करना है। यूप्लॉइडी जिसमें कंप्लीट एंटायर सेट डुप्लीकेटेड होते हैं, पूरा का पूरा एंटायर सेट डुप्लीकेटेड होगा एक बार या कुछ टाइम, तो उसे हम यूप्लॉइडी बोलेंगे। अगर एक बार डुप्लीकेट होगा तो मोनो, 2 बार होगा तो डिप्लॉइडी, और 2 से ज्यादा बार होगा तो पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी होती है ऑटो और एलो, ऑटो और एलो 2 में डिवाइडेड होती है। एन्यूप्लॉइडी कोई भी एबनॉर्मल कंडीशंस में जब एक या एक से ज्यादा जीनोम
एक नॉर्मल सेट में कोई भी एक मिस होगा या आकर ऐड होगा तो उसे हम एन्यूप्लॉइडी बोलेंगे। एन्यूप्लॉइडी भी डिवाइडेड होगी हाइपो और हाइपर। हाइपो है तो कम ही होना है, हाइपो है तो कम होता जाएगा, हाइपर है तो प्लस होता जाएगा। नलीजोमी है, नलीजोमी जिसमें 2 क्रोमोसोम्स कम होते हैं, 2n-2, जिसमें 2 क्रोमोसोम्स कम होते हैं। नलीजोमी के अंदर जो चेंजेस, नलीजोमी जो देखी गई है वीट के अंदर और ओट्स के अंदर देखने को मिली है। नलीजोमी ज्यादातर जो स्टडी की गई है मॉलिक्यूलर बिहेव पर, वीट में और ओट में नलीजोमी की स्टडी की गई है जिसमें वो देखने को मिली है। लेकिन एक है डबल ट्राइजोमी। अब इस वाली उस पे देखो टेबल पे जो मैंने यहाँ पे, डबल ट्राइजोमी। डबल ट्राइजोमी होने पर, जब प्लांट में डबल ट्राइजोमी होती है तो उनसे ज्यादा चेंजेस नहीं आते। दैट मीन्स जेनेटिक वेरिएबिलिटी ज्यादा अफेक्ट नहीं होती, प्लांट पर ज्यादा नुकसान नहीं होता अगर ऑटोमेटिकली डबल ट्राइजोमी होती है तो। और मॉलिक्यूलर बिहेव पर भी जब इस पे स्टडी की गई तो डबल ट्राइजोमिक से प्लांट के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं आया। और डबल ट्राइजोमिक में एक क्रोमोसोम एक बार ऐड होगा और एक क्रोमोसोम दूसरी बार ऐड होगा। नलीजोमी वेरिएबल जो दिखाई दी वो वीट और ओट्स में, और जो ये नहीं दिखाई दी नलीजोमी टोबैको में दिखाई नहीं दी, लेकिन वहां क्योंकि वहां पर ओलोट्रिप्लॉइडी दिखाई देती है। Trisomic as a primary trisomic if the extra chromosome is the same as the haploid genome, because of एक एक क्रोमोसोम दो बार ऐड हो रहा है तो हैप्लॉइड जीनोम की तरह काम करेगा। दैट इज इट इज नॉट मॉडिफाइड। अगर ये मॉडिफाइड नहीं होगा तो ये ज्यादा अफेक्ट प्लांट्स के ऊपर नहीं डालेगा। सेकेंडरी ट्राइजोमिक में द एडिशन ऑफ क्रोमोसोम इज एन आइसोक्रोमोसोम, मतलब दो एक जैसे क्रोमोसोम है उसमें एक और क्रोमोसोम आकर ऐड हो गया तो इसे बोले, इस पोजीशन को हम बोलेंगे सेकेंडरी ट्राइजोमिक। सेकेंडरी ट्राइजोमिक के अंदर क्रोमोसोम्स की जो 2 आर्म्स होती हैं वो आइडेंटिकल होती हैं, एक जैसी होती हैं। टर्सरी ट्राइजोमिक में ट्रांसलोकेटेड होती हैं बिकॉज ऑफ उसमें 3 प्रेजेंट होती हैं। नलीजोमी, ट्राइजोमी, मोनोजोमी, इन सब का क्रॉप इम्प्रूवमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्रॉप के ऊपर क्या इनका प्लॉइडी का जो चेंजेस होते हैं क्रोमोसोम के, इनका क्रॉप के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, दैट मीन्स इनका क्या एप्लीकेशन है, क्या योगदान है क्रॉप के इम्प्रूवमेंट में। Euploidy are useful in the studies no effect of loss or gain of an entire chromosome or a chromosome arm on the phenotype of an individual. एन्यूप्लॉइडी की जब स्टडी की गई, जब एन्यूप्लॉइडी को देखा गया तो उसका प्लांट्स के ऊपर, किसी इंडिविजुअल के ऊपर, इंडिविजुअल किसी एक प्लांट, किसी प्लांट के ऊपर ज्यादातर इसका कोई गंदा इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, ना तो इसका लॉस होने से कोई इफेक्ट पड़ा, ना ही इसके गेन होने से कोई इफेक्ट पड़ा। दैट मीन्स ज्यादा हार्मफुल ये प्लांट्स के लिए नहीं है। Their study has clearly demonstrated that character's expression is governed by a balance between a large number of genes present in a genome. इसकी जो स्टडी की गई उसकी स्टडी से ये क्लियर हुआ कि जो एक्सप्रेशन होता है जीनोम का, जो जीन प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो जो जीनोम प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लॉस या गेन होने पर ज्यादा चेंजेस नहीं आता। जो एक्सप्रेशन होता है जीन का वो कंटिन्यूअसली चलता है। एक एन्यूप्लॉइडी से, एक ऐड होने से या एक के घटने से ज्यादा अफेक्ट नहीं होता। दैट इज अ लॉस और अ गेन ऑफ क्रोमेटिन अपसेट द नॉर्मल डेवलपमेंट। सम टाइम नॉर्मल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, जो नॉर्मल डेवलपमेंट होता है प्लांट का उसे अफेक्ट करता है, और ज्यादा हायर लेवल पर इससे कोई अफेक्ट ऐसा नहीं होता। Aneuploidy is useful in locating in linkage group and a gene to a particular chromosome B. क्रोमोसोम बी के ऊपर जब इसकी स्टडी की गई एन्यूप्लॉइडी की तो उसके लिए ये यूजफुल है। सेकेंडरी टर्सरी ट्राइजोमिक को यूज करने पर इसका यूजेस देखा गया प्लांट के लिए।
जो जीन लिंकेज क्रोमोसोम को लिंकेज ग्रुप को शो करते हैं, लिंकेज मैपिंग में काम आते हैं। और लिंकेज मैपिंग से अगर हमें ये लिंकेज मैपिंग से जो जीन लिंकेज मैपिंग को शो करते हैं उनसे ये पता चलता है कि पर्टिकुलर कौन सा जीन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एन्यूप्लॉइडी का अगर हम मॉलिक्यूलर बिहाफ पे स्टडी करें तो अगर लिंकेज ग्रुप बिकॉज ऑफ एन्यूप्लॉइडी उस जीन के बारे में बताएगा, लिंकेज ग्रुप पे जाके ऐड होगा और लिंकेज ग्रुप से लिंकेज मैपिंग का पता चलेगा। लिंकेज मैपिंग से अब हम मॉलिक्यूलर से बायोटेक में गए, वहां पे हमने लिंकेज मैपिंग से पर्टिकुलर जीन की लोकेशन पता करी और जीन की लोकेशन से हमें ये पता चलेगा कि ये जीन इस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस जीन से ये डिजीज हो रही है, या ये जीन रिसेसिव के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब प्लांट की हाइट अगर कंटिन्यूअसली कम 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 होती जा रही है, दैट मीन्स कौन सा जीन है जो प्लांट की हाइट को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो चीज हमें लिंकेज मैपिंग के थ्रू आइडेंटिफाई होगी। और लिंकेज मैपिंग और जीन कहाँ पे प्रेजेंट है, इस चीज का आइडेंटिफिकेशन हमें एन्यूप्लॉइडी के थ्रू होगा। मॉलिक्यूलर स्टडी में एन्यूप्लॉइडी के थ्रू हम लिंकेज ग्रुप का पता लगाएंगे, लिंकेज ग्रुप से लिंकेज मैपिंग के थ्रू हम उस पर्टिकुलर जीन की लोकेशन का पता लगाएंगे और उसके बिहाफ पे हम अपने तरीके से मॉडिफाइड करके हम फिर से उस प्लांट को रिसेसिव से टॉल करने में यूजफुल क्रिएट हम कर सकते हैं कुछ। तो इसलिए एन्यूप्लॉइडी का जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट में यूज होता है वो अच्छा योगदान है इसका। सो दैट जो टर्सरी ट्राइसोमिक जीन में बी लोकेटेड वन और ऑफ द टू आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम और इवन टू अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स आर्म। मतलब जीन कहाँ पे लोकेटेड है इसके थ्रू हम एन्यूप्लॉइडी के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ एन्यूप्लॉइडी इज इन लोकेटिंग जीन ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम। किस क्रोमोसोम के ऊपर कौन सा जीन प्रेजेंट है ये हम एन्यूप्लॉइडी के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। दिस विल बी कंसिडर्ड इन सम डिटेल, जिसके थ्रू हम जो जीन के थ्रू हमें डिटेल्स मिलती हैं उसका हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। Study of aneuploidy has shown to homology between A, B and D genome of wheat. वीट प्लांट के अंदर जो वीट मतलब जो गेहूं है, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम इसकी एक नेचुरल वेराइटी है। ये भी ड्यूरियम और बल्गेरी से निकल के आया है ट्रिटिकम एस्टिवम। आई थिंक मैंने पढ़ा था अभी इसे ट्रिटिकम एस्टिवम को, तो ट्रिटिकम एस्टिवम अभी इसे नेचुरल वैरायटी में कंसीडर किया गया है, लेकिन ये मॉडिफाइड होके आया है। पर्टिकुलर ट्रिटिकम ड्यूरम को पहले नेचुरल वैरायटी माना जाता था, तो हैप्लॉइड से कन्वर्ट करके तब आया ये ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम में जब होमोलॉगी एन्यूप्लॉइडी शो होती है वो ए बी डी जीनोम पर शो होती है। That means since a chromosome of a genome does compare for the loss of corresponding, that means अगर हम एन्यूप्लॉइडी का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं वीट के अंदर जीनोम में, तो हम पर्टिकुलर जो लॉस हुआ है उसका भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं लोकेशन से, और जो जीन जिस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका भी हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। क्रोमोसोम्स फ्रॉम जीनोम बी और डी tetrasomic condition of 2b compensate for the nullisomic condition 2a or 2d, so that tetra 2a, nullisomic 2b or 2d appear normal. क्रोमोसोम जो क्रोमोसोम जीनोम होता है, बी क्रोमोसोम और डी क्रोमोसोम फ्रॉम जीनोम, बी जीनोम एंड डी जीनोम, बी जीनोम और डी जीनोम में टेट्राजोमिक कंडीशन होगी 2b की। टेट्राजोमिक यानी कि 2n+2, 2n+2 में 2b कंपोनेंट, और नलिजोमिक कंडीशन में 2a और 2d। तो जब एन्यूप्लॉइडी क्रिएट होती है प्लांट्स के अंदर तो ऐसे बिहेव करती है जैसे कि नॉर्मल प्लांट का ग्रो अप हो, नॉर्मल प्लांट अपने आप को ग्रो कर रहा है। पर्टिकुलर किसी भी तरीके से इसमें ज्यादा प्लांट को नुकसान नहीं होता है, वो एज अ नॉर्मल अपने आप को ग्रो करता है।
Aneuploidy are useful in identify the chromosome involved in translocation. Translocation के लिए involve होते हैं ये, identify कर सकते हैं हम easily जीन का. They are useful in the production of substitutions line. Chromosome substitution may be desirable for study the effect of individual. स्टडी इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल मतलब जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया कि कौन सा जीन रिसेसिव के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर कोई भी डिजीज अगर पर्टिकुलर किसी प्लांट में है तो उस डिजीज का आइडेंटिफिकेशन हम एन्यूप्लॉइडी के थ्रू इजीली ज्ञात कर सकते हैं. लेकिन एन्यूप्लॉइडी एनालिसिस की कुछ लिमिटेशंस होती हैं. लिमिटेशंस इसकी ये होती हैं कि इट इज़ नेसेसरी टू प्रोड्यूस एंड मेंटेन F1 कंप्लीट सेट ऑफ एन्यूप्लॉइडी. अगर हम किसी भी प्लांट के लिए कोई दो प्लांट से मिलकर एक हाइब्रिड तैयार होता है, पहले दो प्लांट में अगर हम कोई भी चेंजेस कराएंगे तो F1 हाइब्रिड होगा, और F1 को फिर से हम मल्टीप्लाई कराने पर तब जो भी कोई डिजायरेबल कैरेक्टर होगा हमारा, तब सेकेंड वाले मल्टीप्लीकेशन में निकल के आता है. तो हमें जो मेंटेन करना है, हमें कंप्लीटली F1 को F1 जो प्रोजेनी होगी उसे पूरे तरीके से मेंटेन करना होगा. इट इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस एंड मेंटेन F1 जनरेशन कंप्लीट सेट ऑफ यूनिप्लॉइडी. Production, identification, and maintenance of aneuploidy require elaborate cytogenetic analysis. साइटोजेनेटिक एनालिसिस के बिहाफ पर हम इसे मेंटेन करते हैं, जो कि डिफिकल्ट प्रोसेस होता है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, और इसके लिए एक कंसिडरेबल स्किल यानी कि एक ऐसे पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है जो इन सब चीजों को इजीली रन कर सकता हो. एन्यूप्लॉइडी को मेंटेन करने के लिए समटाइम जो फिनोमिनान्स होते हैं वो हमारे काम नहीं करते हैं, और अनवैलेंट शिफ्ट निकल के आती है. अनवैलेंट शिफ्ट मतलब कुछ जो प्रोजेनी होती है एन्यूप्लॉइडी की वो पेरेंटल क्रोमोसोम से थोड़ी सी अलग होती है, और अगर समटाइम ऐसा होता है कि वो पेरेंटल से अलग होती है जिससे रिजल्ट हमारे खराब हो सकते हैं. और अनवैलेंट शिफ्ट की वजह से जो कि पेरेंटल से अलग होती है प्रोजेनी, वो उसके अंदर मोनोजोमिक क्रिएट हो सकता है. अगर मोनोजोमिक क्रिएट होगा, मोनोजोमिक लाइन के क्रिएट होने की वजह से, तो साइटोलॉजिकल एनालिसिस और टेस्टिंग के थ्रू हम जो एनोप्लॉइडी प्रोग्राम्स हैं उन्हें रन करने में प्रॉब्लम होती है. इसलिए कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं. जब भी हम एन्यूप्लॉइडी की एनालिसिस करते हैं उस टाइम जो साइटोलॉजिकल एनालिसिस होती है, जो एक तरीके से सही स्किल्ड पर्सन के थ्रू होती है जो इस काम को करता हुआ आ रहा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है. क्योंकि जो जीन के सीक्वेंसेस हम लेते हैं, जीन की सीक्वेंसेस आप लोगों ने रीड की होगी. अगर जीन की सीक्वेंसेस आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा माइन्यूट सीक्वेंसेस में भी अगर डिफिकल्टीज आ जाए तो पूरा का पूरा सीक्वेंस ही चेंज हो जाता है. इसके लिए साइटोलॉजिकल वर्क की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व होता है, क्योंकि वो डेटा तैयार करता है कंप्यूटराइज, तब हम जीनोम का सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर पाते हैं. तो इसलिए जो एन्यूप्लॉइडी है वो टाइम टेकिंग है, काफी टाइम लगता है इसमें, और एक तरीके से एक प्रॉब्लमेटिक टास्क है जिसे कंप्लीट करना होता है. एन्यूप्लॉइडी से ज्यादा जो खतरनाक होती है वो यूप्लॉइडी होती है. एन्यूप्लॉइडी का जितना ज्यादा अच्छा यूज है, यूप्लॉइडी का इतना अच्छा इफेक्ट नहीं होता. इससे पहले एन्यूप्लॉइडी के बाद मोनोप्लॉइडी एंड हैप्लॉइडी. मोनोप्लॉइडी एंड हैप्लॉइडी आर वीकर देन डिप्लॉइडी. मोनोप्लॉइडी और हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी से थोड़ा वीक होती हैं. इनका एग्रीकल्चर में यूज कम होता है कंपैरिजन टू डिप्लॉइडी, बट दे आर ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट बिकॉज दे ऑफन सर्टेन यूनिक अपॉर्चुनिटी इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट. लेकिन इनका यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये क्रॉप इम्प्रूवमेंट में एक यूनिक अपॉर्चुनिटी छोड़ती हैं. दैट मीन्स कुछ अच्छा रिजल्ट ला कर देती हैं. दे आर यूज्ड फॉर डेवलपिंग होमोजाइगस डिप्लॉयड लाइन.
एक जैसी यानी कि होमोजाइगस डिप्लॉइड लाइन को बनाने में इनका यूज होता है। क्रोमोसोम डबलिंग में इनका यूज होता है, जब क्रोमोसोम की डबलिंग होती है, क्रोमोसोम डबलिंग में 2 years लगते हैं। दीज ग्रेटली रिड्यूस द टाइम एंड लेबर रिक्वायर्ड द आइसोलेशन इन ब्रीड एंड प्योर लाइन। इनब्रीड और प्योर लाइन, अभी हम प्योर लाइन के बारे में भी बात करेंगे। प्लांट ब्रीडिंग का जो आपका यूनिट है, यूनिट 5th, उसमें प्योर लाइन और इनब्रीड के बारे में भी बात करेंगे। वहां पे जब भी हम किसी चीज में मोनोजोमी या नलीजोमी या कोई भी हम मतलब क्रोमोसोम के अंदर चेंजेस कराते हैं, उसके बाद हमें कंप्लीट प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। प्योर लाइन में वो प्लांट्स को ऐड किया जाता है जो एक जैसे होते हैं। प्योर लाइन सिलेक्शन मतलब बिल्कुल हमने प्योर लाइन में आइडेंटिकल प्लांट को ग्रो कराया, और आइडेंटिकल प्लांट को ग्रो कराने के बाद जो प्लांट अपने आप को सरवाइव कर जाएंगे वो उनका प्योर लाइन सिलेक्शन होगा। और मास सिलेक्शन, मास के अंदर हमने बल्क में प्लांट को उठाया और ग्रो करा दिया, ना तो हमने उसका जो आउटर डेवलपमेंट है, कोई छोटा कोई बड़ा, हमने ऐसा कुछ नहीं देखा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, हमने एक साथ सबको ग्रो करा दिया, तो वो हो गया मास सिलेक्शन। प्योर लाइन में हमने देखा कि प्लांट की हाइट कैसी है, आउटर स्ट्रक्चर में अगर इक्वल जैसे आ रहे हैं, हमने इक्वल जैसे बिहाफ पे ग्रो कराया और उसके बाद उसका रिजल्ट देखा। एक ही इसमें एक और इसमें टर्म होती है अक्लेमेटाइजेशन। एक्लेमेटाइजेशन हिंदी में तो मुझे याद नहीं आ रहा उसे क्या कहते हैं, पढ़ के बताऊंगी मैं। एक्लेमेटाइजेशन ये अक्सर आता है। एक्लेमेटाइजेशन का प्रोसेस वो है कि जब कोई प्लांट हम न्यू एनवायरनमेंट में ग्रो करा रहे हैं, उगा रहे हैं, हम किसी नए प्लांट को कल्टीवेट करा रहे हैं, जो प्लांट अपने आप को सरवाइव कर जाएंगे वो तो एक्लेमेटाइज कर गए, और जो प्लांट अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाएंगे, दैट मीन्स जो प्लांट उस एनवायरमेंट में ग्रो नहीं कर पाए या जीवित नहीं रह पाए किसी कारणवश, तो वो प्लांट अनएक्लेमेटाइज कर गए, यानी कि वो उस एनवायरमेंट से ही हट गए। और जो प्लांट सरवाइव कर गए वो प्लांट एक्लेमेटाइज कर गए, उस प्रोसेस को एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं। ये प्योर लाइन सिलेक्शन मास सिलेक्शन के अंदर ही आता है। तो जब भी हम कभी मोनोप्लॉइडी और हैप्लॉइडी का जब हम ग्रो करा रहे हैं, बिकॉज ऑफ इसका यूज कर रहे हैं हम डिप्लॉइड लाइन बनाने में इसका यूज कर रहे हैं, क्रोमोसोम की डबलिंग में हम इसका यूज कर रहे हैं, लेकिन ये सब बेसिकली टाइम हमें 7 to 8 years लगते हैं किसी भी न्यू प्लांट को तैयार करने के लिए। कंटिन्यूअसली ग्रो कराने के लिए मास सिलेक्शन में भी और प्योर लाइन सिलेक्शन में भी 7 to 8 years जाते हैं। फर्स्ट प्रोजेनी, सेकंड प्रोजेनी, थर्ड, फोर्थ, जब तक कि वो रिजल्ट ना आ जाए जो हमें चाहिए, और वो रिजल्ट 7 to 8 years से पहले नहीं आता। लेकिन अगर मोनोप्लॉइडी और हैप्लॉइडी मॉलिक्यूलर बिहाव की इसके ऊपर स्टडी की बात करें तो वहां पर टाइम कम होता है। लाइक दैट यहाँ पे लिखा हुआ है 2 years ही लगते हैं। 2 years में